हेलो एवरीवन। कुछ साथियों ने कुछ कमेंट के माध्यम से डाउट्स पूछने की कोशिश की एंड आई प्रॉमिस देम कि मैं जवाब दूंगी आपको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो बहुत कॉमन डाउट्स हैं। तो लेट्स सी उनके क्या जवाब हो सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा लोग कमेंट के जवाब नहीं देते, बट आई ट्राई कि इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनी बडी आई शेल बी ऑब्लाइज। शुभम जैन जी ने मुझे सिस्टमेटिकली 5 क्वेश्चंस पूछे। मुझे लगा भाई तेरी बात का जवाब देना तो बनता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, आई वांट गाइडेंस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। माय डियर ब्रदर, इसके लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए आप। आपको ना वीडियोस की लिस्ट में, आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि बुक लिस्ट, और उसमें मैंने 2 डिटेल्ड बुक लिस्ट बनाई, इसमें चैप्टर्स भी बता रखे हैं कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में से क्या आएगा। स्टिल आपको डाउट लगता है तो सिर्फ आप एक काम कीजिए, जो हमारे सिलेबस की बुलेट है उसको इंग्लिश में कॉपी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए और आगे लिख दीजिए एनसीईआरटी। रेलेवेंट चैप्टर अपने आप आ जाएगा। और आपको लगता है कि एनसीईआरटी की बजाय आपके पास तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, वो हिस्ट्री के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। बट स्टिल एनसीईआरटी इज़ एनसीईआरटी, गो विद देम। अच्छी बात तो है कि राजस्थान बोर्ड ने भी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर लिया है और अधिकांश चैप्टर हूबहू एनसीईआरटी पब्लिकेशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड बुक्स पीडीएफ इन इंग्लिश मीडियम। राजस्थान अध्ययन जो 2019 तक ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल बुक्स थी, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की, वो हिंदी माध्यम में ही थी। अंग्रेजी माध्यम में उनका प्रकाशन आई डाउट नहीं था, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने क्योंकि इंग्लिश मीडियम में महात्मा गांधी स्कूल्स खोली हैं तो राजस्थान अध्ययन की बुक्स भी अवेलेबल हैं। वो आप राजस्थान बोर्ड की राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स जिस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, यानी जो यूआरएल है वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक दे दूँगी नीचे। एडिशनली व्हाट आई डू इज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे उनका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूँगी, वो बुक आपकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगी, प्रीलिम्स के लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं, मेंस के लिए आपको उसको थोड़ा सा और वाइडन करके देखना पड़ेगा। राजस्थान अध्ययन की जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उनसे आप टर्मिनोलॉजी सीख सकते हैं, जैसे क्रिया या विशेषण पर्टिकुलर किसी आर्ट के लिए क्या हो सकता है, लेकिन उसकी जो वैरायटी है, यानी व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे मान लीजिए आप लोक नृत्य, लोक कला, लोकगीत ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें यू नीड वैरायटी ऑल्सो। सो वो वैरायटी आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको लक्ष्य या पनोरमा या ऐसी कोई और बुक को भी रेफर करना पड़ेगा। दक्ष की बुक जो भी आपके पास एक है, मैं ये नहीं कहती कौन सी बेस्ट है कौन सी कमज़ोर है, नहीं, सारी बुक्स अच्छी हैं। अच्छी वो है जिसको आपने कई बार पढ़ा है। सो मेरा सबमिशन ये है इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स के लिए कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, वो पढ़ने के साथ साथ लेकिन आपको उनको भी सप्लीमेंट लेना है, यानी आप एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन उसके अंदर क्लब करनी है, जो कि एग्जाम्पल्स होंगे या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत सारी वैरायटी होगी। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन वॉज हाउ टू टैकल राजस्थान पॉलिटी। ये बात सच है कि 2016 में जो 10 नंबर का सवाल आया, 18 में जो सवाल आया, और इनफैक्ट इस बार जो 2021 में सवाल आया, वो सवाल भी काफ़ी करंट से रिलेटेड था और उसके लिए कोई, आपको लगता है कि कोई सोर्स नहीं था, ऐसा नहीं है। उसका सोर्स क्या है, आप राजस्थान विधानसभा की यानी राजस्थान असेंबली की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से देखिए कि अभी करंट पोजीशन क्या है और क्या चेंजिंग सिनेरियो रहा है। इसके लिए यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, पर अपडेटेड रहने के लिए आपको DIPR की वेबसाइट पे भी आने वाले। अच्छा, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है आप अकेले सफल हो सकते हो? क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता जब होगी तो आपका परिवार का नाम नहीं बढ़ेगा, पड़ोसियों का नाम नहीं होगा, दोस्तों का नाम नहीं होगा? एवरीबडी वुड लाइक टू कनेक्ट टू यू। सिमिलरली इन योर सक्सेस इट्स नॉट ओनली यू हु हैज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन, it's a contribution of everybody who has taught you something, everybody who has given you any kind of assistance. तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। किन से? अपने छोटे बहन, भाई, दोस्त, किसी से भी हेल्प ले सकते हो कि मुझे DIPR की वेबसाइट रोज़ खोल करके सिर्फ ये बता दो कि क्या नया चल रहा है। जो प्रेस रिलीजेज आते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियल, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिनेरियो पढ़ने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ते आप ना अपना सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए। जैसे एग्ज़ाम पास आने वाला हो, मान लीजिए 2-1 महीने बचे एग्ज़ाम में, तब आप तसल्ली से आधा दिन निकालिए, अपने डैडी से के साथ बैठिए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखता है, रोज़ न्यूज़ देखता है, उनके साथ बैठिए और ये पूछिए कि क्या क्या घटनाक्रम हुए। वो घटनाक्रम किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकते हैं और वो आपको जो जानकारी देंगे एनवायरनमेंट में होने वाली या जो पॉलिटिकल सिनेरियो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उससे जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
तो मैं उसके लिए मैं नहीं कहूँगी आप न्यूज़पेपर पढ़िए, नो प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको करना क्या है, DIPR पढ़नी है, राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट देखनी है, और अपने घर में किसी बड़े बूढ़े या किसी राजनीतिक विशेषज्ञ के साथ में 3-4 घंटे स्पेंड करने हैं। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। अच्छा, दूसरा, ये जो सवाल आते हैं ये इस प्रकार के नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा तथ्य पूछ रहे हो, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कि आप कितना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हो, राजस्थान की पॉलिटी को कितना करीबी से जानते हो। बिकॉज अल्टीमेटली RAS बन के आप क्या करेंगे, आप सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का या सरकार के द्वारा जो बनाई गई स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फॉर द पीपल यू विल बी द फेस ऑफ गवर्नमेंट। उनके लिए, मतलब मैं सच बता रही हूँ, ग्रास रूट लेवल की बात ये है कि लोगों के लिए सरकार का मतलब SDM है, लोगों के लिए सरकार का मतलब कलेक्टर है, उनके लिए सरकार का मतलब MP महोदय या MLA महोदय नहीं है, उनके लिए आप हैं, बिकॉज आप उनसे डेली इंटरेक्ट कर पाते हैं और आप ही उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं या उनकी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के पीछे इंटेंशन भी बस यही होती है कि यू मस्ट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। सो आई होप आई वॉज एबल टू एड्रेस दिस आंसर ऑल्सो। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू टैकल हिंदी सब्जेक्ट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। वेल, आई ऑल्सो रोट माई एग्ज़ाम इन इंग्लिश मीडियम, बट मुझे लगता है कि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, हम घर में हिंदी बोलते हैं। तो बस ये विश्वास, सबसे पहले तो ये विश्वास रखिए कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मुझे सारी भाषाओं से ज़्यादा हिंदी आती है। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो हिंदी में बिंदी लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, आपका माइंड इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा हिंदी को, किताब को देखते ही ये तो मुझे नहीं आती। इट मीन्स आपका माइंड आप जो है वो आपको ट्रिगर करेगा, आपका माइंड आपको ट्रिक करेगा। प्लीज़ डोंट लेट इट डू दैट। लिख लीजिए अपने दीवारों पे कि हिंदी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने 20 बार बोल देंगे ना एक दिन की हिंदी मुझे बहुत पसंद है, उस दिन से माइंड अपने आप वैसे हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देगा जो आपके लिए हिंदी की एक्सेप्टेंस को बढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल टिप क्या होगी कि हिंदी को अच्छा कैसे करें, हिंदी को आप बाइफरगेट कर लीजिए। 120 नंबर का आता है, 50 नंबर की तो शुद्ध ग्रामर आती है जिसमें मेजॉरिटी टाइम्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और 70 नंबर की शुद्ध इलेबोरेशन या ड्राफ्टिंग पोर्शन आता है। ड्राफ्टिंग पोर्शन के लिए जो आपको मैं कहूँगी वो ये कि आप राजस्थान की जो मुद्रणालय है यानी द ऑफिशियल प्रेस है उसकी तरफ से एक बुक निकलती है जिसमें फॉर्मेट्स दिए हुए होते हैं कि क्या ऑफिशियल फॉर्मेट होगा डेमी ऑफिशियल लेटर का, सर्कुलर्स का, उनको देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास में वो बुक अवेलेबल है, OTS में हमें मिली है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मैं उसका कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर लूँगी आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए। तो आप उन फॉर्मेट्स को रेफ़र करें, उनके एग्जाम्पल्स लिखें। थोड़ा टीडियस लगता है शुरुआत में कि मैं कैसे लिखूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके पास जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे वो राघव प्रकाश सर की बुक से हो या KR मैया सर की बुक से हो, किसी भी बुक में से आप देख लीजिए, उनको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड कॉपी कीजिए। बिल्कुल जैसे मतलब पहली क्लास का बच्चा नहीं होता जिसको आप कहते हैं कि ना ये हैंड राइटिंग कॉपी करनी है, तो सिमिलरली प्लीज़ वैसा का वैसा कॉपी कीजिए। बीच में लिखा हुआ राजस्थान सरकार तो बीच में लिखिए, लेफ्ट में लिखी हुई डेट तो लेफ्ट में लिखिए, प्रेषिति का नाम लिखा हो तो प्रेषिति का नाम ऐसे लिखिए, प्रेषिति। फिर जो मैं कहूँ शब्दशः और स्पेस के साथ एज इट इज़ कॉपी कीजिए, कम से कम 3 उदाहरणों को, एक ही चीज़ के 3 उदाहरणों को। चौथे उदाहरण के लिए आप क्या कीजिए कि सिर्फ ये पढ़ लीजिए कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड देन ट्राई टू आंसर दैट। आई एम श्योर यदि आपने ऐसा काम कर लिया है तो आपकी तैयारी अच्छी है। दूसरी बात ये, जब भी कहीं जो भी मॉक टेस्ट चल रहा हो, पेपर 4 को तैयार करना आसान नहीं है, और पेपर 4 ही वो है जो आपको लिस्ट के अंदर आउट करेगा। तो जहाँ भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही हो वहाँ प्लीज़ पेपर 4 के मॉक टेस्ट ज़रूर लिखिए, क्योंकि पेपर 4 थोड़ा लेंदी होता है और अधिकांश लोग जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती है उनका छूट जाता है। मैं अक्सर कहती हूँ ऑडियो नोट्स बनाइए। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी टेक्निक पसंद आती है और आपको विश्वास है कि मेरी सफलता में ऑडियो नोट्स का योगदान है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी ऑडियो नोट्स बनाइए अपनी खुद की आवाज़ में। वो आपको हेल्प करेंगे टू मेमोराइज द कंटेंट ऑफ हिंदी ग्रामर। कंपोजिशन इज़ क्लियर, ग्रामर इज़ क्लियर। ये बात सच है कि 20 नंबर का निबंध आता है और लोग उसको टोटल 20 घंटे भी नहीं देते हैं अपनी पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में। प्लीज़ कम से कम 6-7 निबंध लिख के रखिए, हाथ से लिखिए और देखिए कि आप उसको टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं, स्टिपुलेटेड टाइम में जा रहे हैं कि नहीं। और निबंध के लिए बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे काव्यांश लिख के रखिए और उनको बार बार देखते रहिए और रिलेवेंस बिठाने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का यदि निबंध आया तो मुझे ये 4-5 काव्यांश उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। तो आई होप
आई वॉज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. अगला है, हाउ डू यू मैनेज टू रिमेंबर इकोनॉमिक सर्वे डेटा. ओ येस, बहुत अच्छा है. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कब रिलीज़ होता है और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं. फिर इकोनॉमिक सर्वे को जब आप प्रिंट आउट ले चुके हैं, 100 रुपये में मार्केट में मिल जाता है प्रिंट आउट और स्पाइरल किया हुआ, उसमें आप ये देखिए कि आपके सिलेबस से मैच होने वाले कौन कौन से चैप्टर्स हैं. इररिलेवेंट चैप्टर्स को उसी टाइम फाड़ के फेंक दो या फिर स्टेपल कर दो कि मुझे खोल के देखना ही नहीं है, जिनमें जनरली लास्ट वाली अपेंडिक्स होती हैं. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1 विच टेल्स यू द समरी ऑफ होल इकोनॉमिक सर्वे. तो सबसे पहले उसको पढ़िए और पढ़ते वक्त पेन पेंसिल हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए. एक रीडिंग बस ये लगानी है कि सरकार क्या क्या कर रही है, क्या किस दर पैसा जा रहा है. चैप्टर 1 समझ में आ गया, थोड़ा आया होगा. फिर दोबारा चैप्टर 1 को स्टार्ट कीजिए. इस बार आप एक हाईलाइटर या पेंसिल या कलर पेंसिल लेके बैठिए और जो भी आपको लगे कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, ये चीज़ जो है वो प्रीलिम्स में आ सकती है, उनको अंडरलाइन करते चले जाइए. अब जब आप इसको अंडरलाइन कर चुके हैं तो मैं कहूँगी कि तीसरी बार भी जब इकोनॉमिक सर्वे खोलें तो आगे ना बढ़े. पेपर 1 चैप्टर 1 को बस थरली सिर्फ ऐसे वो पलटते चले जाइए सरसरी निगाह से और जो अंडरलाइन आपने किया था सिर्फ उसको पढ़ के देखिए. अब आपको एक जो कहते हैं ना कि यू विल गेट द बर्ड्स आई व्यू, आपको मिल जाएगा कि ना अब इकोनॉमिक सर्वे में मुझे क्या मिलने वाला है. फिर आप रेस्पेक्टिवली उन चैप्टर्स में पहुँचे जो आपके सिलेबस से मैच करते हैं. जनरली सिलेबस से मैच करने वाले चैप्टर्स में होती है तो कृषि या सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं या फिर सरकार जो सामाजिक सरोकारों के लिए काम करती है वो चैप्टर्स रिलेवेंट होते हैं. एक इंडस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है ना या सेवा सेक्टर, वो इम्पोर्टेंट होता है. तो इन सबसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को आप 2-3 बार रीडिंग कीजिए और फिर वाइट शीट्स लीजिए और उन पर नोट्स बनाइए. एक पेज पे लिखिए कृषि से संबंधित योजनाएं, टाइटल होना चाहिए उस पेज का ये, और फिर सारी योजनाओं के नाम लिख लीजिए और फिर पेंसिल लेकर के लिखिए क्या बुलेट्स हैं, किसी भी योजना में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. और वो नोट्स इस प्रकार से होना चाहिए कि सिर्फ आपको ही समझ में आए. इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना है. उन नोट्स को आप बेचने वाले नहीं हो, उन नोट्स को आपको किसी को पढ़ाना भी नहीं है, वो नोट्स सिर्फ आपकी समझ के लिए. तो कोशिश कीजिए कि वो कम से कम शब्दों में हो और आपकी उसके देख के अंडरस्टैंडिंग हो जाए. उसमें आप कैसे भी स्टार, ग्राफ्स, टेबल्स कुछ भी बना सकते हो. प्ले विद द डेटा, मोर यू प्ले विद डेटा मोर इट विल कम इनटू योर हेड. नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने मान लीजिए इंपॉर्टेंट कंटेंट को निकाल करके अलग पेजेस में रख लिया है, तो उसके बाद में वो जो इकोनॉमिक सर्वे वाली बुक है उसको कहीं ऐसी जगह छुपा दीजिए कि आपको कभी निकालनी ही नहीं पड़े. क्योंकि अब आपने क्या किया, इतने मोटे इकोनॉमिक सर्वे जिसमें करीब 180 से ज़्यादा पेजेस होते हैं टू रीड, उनको कुछ पेजेस में संकलित कर लिया होगा और आपको सिर्फ उन्हीं पेजेस को बार बार रिवाइज करना है. नाउ यू नीड नॉट लुक इन बैक इनटू इकोनॉमिक सर्वे. और ये मुझे लगता है कि ये फिलॉसफी सभी उसमें चलेगी पेपर्स में, बट इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा आंखों के सामने से निकलेगा डेटा, उतना ही याद रहेगा. कुछ चीज़ों में आप ना डेटा याद करने के लिए ट्रिक्स भी अपना सकते हो, जैसे कोरिलेशन बिठा सकते हो, या फिर कुछ लोग याद करने के लिए बताते हैं कि आपको डेटा अगर ऐसे याद नहीं होता, नंबर्स याद नहीं होते हैं, तो आप उन नंबर से संबंधित सेंटेंस बना लीजिए. तो वर्ड की जो लेंथ होगी, वर्ड में जो कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो इट्स अप टू यू. बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे देखने के लिए कि डेटा को याद कैसे रखें. विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू शुभम जी, आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे और शायद इससे और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा. तो तैयारी को जारी रखिए और अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज ask me in comment section or you can also write a mail to me. I try to answer all the mails. अगर कभी 1-2 दिन डिले हो जाता है तो भी do forgive me, but certainly I'll respond. Thank you.